ठीक है, एक मिनट। तो अलैंगिक जनन में बात कर रहे थे हम लोग, है ना। तो इसने क्या किया, यहाँ स्पोर बना लिए, है ना, यानी कि बीजाणु धानी के अंदर क्या बन जाएंगे, यहाँ पढ़ो या यहाँ पढ़ो, बातें की है, ठीक है। बीजाणु धानी के अंदर क्या बने, ये बीजाणु बने, ठीक है। अब इन बीजाणुओं की स्थिति क्या होती है, फिर ये फट जाती है, नींबू के जैसी होती है ना, ऐसे थोड़ा ऊपर से ऐसे नुकीली होती है, ठीक। अब ये फट जाएगी, फटने के बाद क्या होगा, इसमें से ये बीजाणु जो है वो बाहर निकलेंगे, इनकी स्थिति ये होती है ऐसे, ठीक। उसके बाद ये गिर जाते हैं जमीन पर। जमीन पर गिरने के बाद लगभग आधा घंटे बाद, तो हवा में तो पहले उड़ते रहेंगे, लगभग आधे घंटे के बाद ये उड़ते उड़ते स्टेबल हो जाते हैं, यानी इनके ये फ्लैजिला वगैरह हट जाती है और ये पुटिका के रूप में, मतलब सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। जमीन पर गिरेंगे और जमीन पर गिरने के बाद पौधे की जो पत्तियां हैं उनमें जाकर के ये ऐसे एक जनन नलिका बनाएंगे और फिर अपना केंद्रक जो है वो पत्ती के अंदर डाल देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से नया निर्माण शुरू हो जाएगा, ठीक। तो ये तो है अलैंगिक जनन का प्रकार। अब उसके बाद बात करेंगे कि लैंगिक जनन कैसे करता है। ठीक है, देखो भाई, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, ठीक है। धीरे धीरे कर प्रैक्टिस करोगे, पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि पूरी बुक में ना पूरा एक यूनिट ही इन फंजाई के लिए है, ठीक है। तो अपने आप याद होता चला जाएगा। आप एक को पढ़ोगे, दो को पढ़ोगे तो तीसरा को तो अपने आप समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि एक जो जैसे उमाइसिटीज है, मेस्टिकोमाइकोटिना है, वेसिडियोमाइकोटिना है, एक उपप्रभाग के लगभग कवकों की लगभग संरचनाएं या उनकी आदतें लगभग बराबर जैसी होती है। जैसे ओस्पोर है, ये मतलब उमाइसिटीज के सदस्य है, तो सभी उमाइसिटीज वाले हैं, तो उनमें वही पुंधानी अंडधानी बनेगी, फिर उसमें जनन होगा, ठीक है। अब लैंगिक जनन का तरीका ये है कि ये कवक है, वो ये एक पौधा है, इसकी ये पत्ती है, ठीक है। इसमें ये चला गया अंदर, अंदर जाने के बाद इस पत्ती में यहाँ मीजोफिल सेल्स होती है ना, यानी कि पौधे की पर्ण मध्योतक कोशिकाएं होती हैं, वहां ये रंध्र की सहायता से, यहाँ रंध्र होगा स्ट्रोमेटा, उसकी सहायता से ये कवक जो है वो अंदर चला गया। जाने के बाद यही अपना जहां जहां स्पेस है वहां वहां ये फैल गया, ठीक है। यहाँ इसने खाना अपना डाल दिया, खाने के लिए ऑस्टोरिया बना दिए, चूसकांग इन कोशिकाओं के अंदर फंस गए और ये पूरा फैला हुआ है, जहां जहां स्पेस है वहां वहां फैल गया। अब अगर लेकिन ये लैंगिक जनन करेगा तो उस स्थिति में क्या होगा, इसमें यहाँ पर तो पहले क्या बन रहा था, बीजाणु धानीधर बन रहा था, अब यहाँ बीजाणु धानीधर तो इस बार भी बनेगा, लेकिन इसकी स्थिति ये होगी, ये संकोची है ना, यानी पट नहीं है, पटहीन है। तो यहां से ऐसे निकला और निकल करके इसमें कई बार दो तरीके के छोटा सा स्टॉक बनेगा, स्टॉक मतलब व्रंथ, ठीक। और इसने यहाँ इस तरीके से आगे बढ़ करके एक संरचना बना ली, इसे हम बोल देते हैं पुंधानी। और ये जो पुंधानी के बाद ये बना, ये बना अंडधानी, ठीक। अब पुंधानी और पुंधानी नर संरचना होती है और अंडधानी मादा संरचना होती है, ठीक है। तो नर संरचना और मादा संरचना भी क्या करेगी, नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण करेगी, ठीक है। जैसे हम बात करें अंडधानी की, तो अंडधानियों का निर्माण बहुत अधिक संख्या में होता है कवक सूत्रों पर, ठीक है। और ज्यादातर कवक के अंतस्थ यानी कि बाहर वाला जो टर्मिनल पार्ट होगा ना लास्ट में, यानी या तो इस साइड ये कवक बहुत लंबा है या उस तरफ लंबा है, कुल मिला के बीच में नहीं बनती है। जैसे मान लो ये यहाँ से कवक जाल यहाँ है, तो इस तरफ यहाँ अंडधानी बनेगी, ठीक है, लास्ट कॉर्नर पर बनती है। उसके बाद क्या होगा, लगभग इसमें 50 केंद्रक बनते हैं, एक केंद्रक विकसित होगा मतलब विभाजन करेगा और उसके बाद 50 केंद्रकों का निर्माण करेगा। उसके चारों तरफ कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो जाएगा और फूल जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, उनके बीच पट बनेंगे, यानी कि अब वो कोशिकाएं अलग अलग हो गई एक तरीके से,
इस तरीके से क्या होगा, गोलाकार अंडधानी बनेगी। और अंडधानी के बाद क्या होगा, इसका जीवद्रव्य दो भागों में विभेदित हो जाता है। ठीक है, यहाँ सॉरी, इसका जो केंद्रक है यहाँ, वो केंद्र क्या करेगा, लगभग 50 केंद्रकों में विभाजित हो गया, उसके चारों तरफ ऐसे भित्ति बन गई फिर। ठीक, कुल मिला के इसका एक अनुप्रस्थ पट बन गया। अब इसके बाद इसमें कोशिका द्रव्य जो होगा वो दो भागों में विभक्त हो जाएगा। बाहर वाला परिद्रव्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परि, क्योंकि परि की तरफ है। ठीक है, परि मतलब परिधि, परिद्रव्य। ठीक है, और सेंटर की तरफ जो होता है वो बोला जाता है अंड द्रव्य, या उसी को कहते हैं सिनोसेंट्रम, अंड द्रव्य। ये कई बार पूछ लेते हैं क्या, कि सिनोसेंट्रम क्या है, ये पता होना चाहिए। तो सिनोसेंट्रम के अंदर जो केंद्रक है यही एक्टिव रहेगा जनरली। ठीक, उसके बाद अंडधानी जो है ना, इसमें अंदर वाला जो एक ही अंड द्रव्य के अंदर केवल एक केंद्रक रहेगा, बाकी सब नष्ट हो जाएंगे। जैसे मान लो 50 बने थे टोटल, तो 50 में 25 इधर चले गए केंद्रक और 25 इधर चले गए, तो इसके तो 25 रहेंगे, लेकिन यहाँ 24 नष्ट हो जाएंगे, केवल एक ही जो है वो सक्रिय अवस्था में रहेगा। ठीक है, फिर उसे क्या बोलेंगे हम, मादा युग्मक। ठीक है, और पुंधानी की बात करें तो कोशिका द्रव्य में लगभग 4 से 8 केंद्रक इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक, और 4 से 8 केंद्रक क्या करेंगे, फिर अनुप्रस्थ पट के द्वारा शेष कवक सूत्र से ये भी अलग हो जाती है। यानी कि ये तो मेन माइसीलियम है, यहाँ पट नहीं बनते हैं लेकिन इधर बन जाते हैं। ठीक है, ये यानी पुंधानी और अंडधानी जो है वो मुख्य कवक से बिल्कुल अलग होती है। लगभग 4 से 8 केंद्रक इसके होंगे। ठीक है, और फिर उन केंद्रकों को क्या कहेंगे, नर युग्मक। जनरली होता क्या है, केंद्रकों में विभाजन होता है और एक को छोड़कर बाकी सारे केंद्रक जो है वो विलुप्त हो जाते हैं। केवल इसमें तो सेंट्रल में एक बचेगा और इसमें बाकी ये तीनों चारों जो है वो नष्ट हो जाएंगे, एक ही रह जाएगा। यानी इसकी स्थिति फिर ये स्थिति हो गई इसकी। और अब इसमें तो एक यहाँ रहा, बाकी किनारे पर जितने भी हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ एक ही रह गया और ये क्या करेगा, अब इसको भेदेगा और भेदते हुए एक नली बनाएगा, उसे कहते हैं निषेचन नलिका। क्या बोलेंगे उसे, निषेचन नलिका। और फिर ये ये क्या लिखा है, पुंधानी में ज्यादा केंद्रक होते हैं क्या, नहीं ऐसा नहीं है। केंद्रक 4 से 8 होते हैं लेकिन लास्ट में एक ही बचेगा, बाकी सब नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अंदर तो एक ही जाना है ना, क्योंकि यहाँ पर एक ही है भाई, एक्सेप्ट करने वाला ग्राही एक केंद्रक है, तो उससे 5-6 केंद्रक आकर के जुड़ नहीं सकते हैं। एक ही केंद्रक के साथ दूसरे केंद्रक का संयुग्मन होगा ना, तभी तो, नहीं तो फिर क्या हो जाता, अगर 2-3 केंद्रक जुड़ जाते तो फिर तो त्रिकसंलयन वाली स्थिति नहीं बन जाती, और वो तो केवल आवृत बीजियों में बनती है, कवकों में तो बनती ही नहीं है। द्विनिषेचन त्रिकसंलयन ऐसा तो होता ही नहीं है कहीं और, है ना, तो एक ही केंद्रक बचेगा इसके अंदर भी। फिर उसके बाद क्या होगा, दोनों केंद्रक जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ गए, जुड़े हुए इन केंद्रकों को क्या कहते हैं, फिर ऊस्पोर। अब ये केंद्रक इसके अंदर आ गया यहाँ, तो अब इसको बोलेंगे, अब जो ये संरचना बनी ना, अब इसको क्या बोलेंगे, ऊस्पोर या निषिक्तांड। इसे बोलते हैं निषिक्तांड या ऊस्पोर। इसीलिए ये ओमाइसिटीज बोली जाती है, क्योंकि इसमें ऊस्पोर बनते हैं। ठीक, फिर क्या होगा, जब ऊस्पोर बन गया तो ऊस्पोर क्यों, क्योंकि यहाँ से जो निषेचन नलिका है, ये सिनोसेंट्रम था ना इसके चारों तरफ, ये इस एरिया को यहाँ से आएगी और इसको भेद करके फिर यहाँ आकर के सिनोसेंट्रम इसको गला देता है, खुलेगी, तब जाकर के एक केंद्रक इसके पास आएगा। ठीक है,
और अंत में जो oospore बना वो क्या है, परपोषी ऊतकों में जनरली oospore बिखरी हुई अवस्था में मिलते हैं। परपोषी ऊतक कौन से होते हैं, पौधे के। यानी इतना बनने के बाद, यानी इसकी स्थिति यहाँ पर ये हुई, यहाँ धानी बनी थी, ठीक है। उसके बाद केमिटेंजियल कांटेक्ट हो गया, उसके बाद oospore बने, ठीक। ये निषिक्तांड ऐसे पूरे पौधे के अंदर फिर अब पत्तियों में फैले हुए मिलेंगे, बहुत सारे बनते हैं। हमने तो एक पढ़ा ना, ऐसा थोड़ी है कि एक माइसीलियम एक ही बनाएगा, भाई यहाँ भी बना होगा, इधर भी बना होगा, ऐसे बहुत सारे कवक जाल है। हर कवक जाल में क्या होता है, कवक सूत्र होता है, ठीक है, उसे हाइफी कहते हैं। तो एक कवक सूत्र की घटना पढ़ी है हमने, ऐसे तो बहुत सारे कवक सूत्र होंगे। सब कवक सूत्रों ने क्या किया होगा, अपनी अपनी पुंधानी और अंडधानी बनाई होंगी, और फिर उसके बाद इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ होगा। तो अब बात आती है कि निषिक्तांड का फिर अंकुरण होता है, ठीक है। यानी निषिक्तांड की भित्ति विभेदित हो जाती है और त्रिस्तरीय हो जाती है। और निषिक्तांड पहले तो अंडधानी की भित्ति से क्या होते हैं, चिपके हुए रहते हैं। बाहर की तरफ बाह्यचोल और अंदर की तरफ अंतःचोल होते हैं। लाल भूरे रंग के होते हैं, गोल आकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन जब अंडधानी की भित्ति से चिपके होते हैं तो कोणीय जैसे दिखाई देते हैं। यानी कि अब ये अंडधानी है ना, इसके अंदर है ये अंडधानी है, इसके पास ये केंद्रक आ गया, तो ये जो है इस तरीके से दिखाई देंगे, तो कोणीय दिखाई देते हैं, जबकि होते क्या है, ये गोलाकार होते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है, निषिक्तांड फिर एक बार ये अंडधानी जो है वो नष्ट हो जाती है, और पौधे जिसकी पत्तियों में ये है वो पत्ती भी झड़ जाती है, ठीक है। जब पत्ती नष्ट हो जाएगी धीरे धीरे, तो निषिक्तांड क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा ना, इसके अंदर ही तो है। जब ये पत्ती ही गल गई तो ये कहाँ जाएगा, गिर जाएगा नीचे, ठीक। और नीचे गिरने के बाद कुछ समय तक विश्राम में रहेंगे। जब अनुकूल परिस्थितियां आएंगी तो इनसे एक जनन नलिका निकलेगी। अब अलग हो गए, अलग होने के बाद गिर गए जमीन पर, इनसे एक नलिका निकलेगी और उसके बाद ये किसी दूसरी पत्ती पर जाकर फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो चुके हैं, ठीक। तो ये हो गया इसका लाइफ साइकिल, ठीक है। अब इस लाइफ साइकिल को मैं आपको एक बार समराइज करके बना देती हूँ, ठीक है। ये है, ये हो गया आपका बेसिक स्क्लेरोस्पोरा। अगर ये अलैंगिक जनन करेगा तो ये स्थिति आएगी, फिर इसके अंदर यहाँ पर क्या होगा, स्पोर बनेंगे, ठीक है। और उन स्पोर्स की जो स्थिति होगी वो चल बीजाणु प्रकार की होगी। इसकी बीजाणु धानी जो है वो कुछ इस प्रकार की होती है, और उसके अंदर इस तरीके से ठीक है, ये केंद्रक वाले हो गए। फिर ये गोल आकार में ऐसे आ गए, और फिर ये फिर से नया माइसीलियम बनाने के लिए रेडी हो गए। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, फिर यहाँ से चले जाते हैं। जूस्पोर जो है वो अब जाएंगे और जाकर के क्या करेंगे, इनकी पशाविका तो नष्ट हो गई, ये जनन नलिका बनाएंगे। और जनन नलिका कहाँ बनाएंगे ये, और उसको ये हो गया स्टोमेटा, इसको बोलते हैं पत्ती का रंध्र, ठीक है ना, पर्णरंध्र बोलते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये पर्णरंध्र, ये हो गए चल बीजाणु, है ना, ये हो गई बीजाणु धानी, और ये हो गया क्या,
इसका ये बीजाणुधानी धर, ठीक है। और फिर उसके बाद ये फिर से नई पत्ती पर बनेगा तो फिर से इसका ये जाल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अलैंगिक जनन, ठीक है। अब बात करते हैं अलैंगिक जनन के बाद अगला लैंगिक जनन, ठीक है। तो लैंगिक जनन की स्थिति में क्या होगा, अच्छा दिखता नहीं है, ठीक है चलो ये कैमरे का इफेक्ट है ना, ठीक है बनाती हूँ। बात तो सही है फानी, ठीक है। बीजाणुधानी की संरचना ये बना देती हूँ, ठीक है। और चल बीजाणु की संरचना ये होती है, फिर ये इस स्थिति में आ जाता है। अब तो ठीक है। ठीक है भाई, ऊपर नहीं बनाएंगे अब, ठीक है। उतना ही, ये कैमरे का इफेक्ट पड़ जाता है ना। तो आगे बताते हैं क्या, अब इसके बाद इसका लैंगिक जनन, ठीक है। तो लैंगिक जनन की स्थिति में क्या होगा, इसका एक कवक जाल है, यहाँ से एक ये बनी अंडधानी और ये बनी एक पुंधानी, ठीक है। इसमें भी लगभग 50 केंद्रक बन गए, ठीक है। ये यहाँ से अलग हो गई, देखो ये ध्यान देना, यहाँ पर कोई वो नहीं है, पट नहीं है, लेकिन यहाँ पट है। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसकी स्थिति ये हो जाएगी, ठीक है। यहाँ का एक ही केंद्रक है, वो इससे जाकर के सम्मिलित हो जाएगा, ठीक। और इसको क्या बोल देंगे, युग्मक धानी संलयन, ठीक है। और युग्मक धानी संलयन के बाद क्या होगा, इसमें फिर ऊस्पोर बन जाएगा, ठीक है। और वो ऊस्पोर जो है वो इसमें ऐसे यहाँ इकट्ठा रहेगा, ठीक है। और ऊस्पोर बनने के बाद फिर ये ऊस्पोर इससे अलग हो जाएगा, बिल्कुल अलग, ये अलग हो गया इधर, ये इसका क्या है, कवक जाल है मुख्य, क्योंकि ये पूरा अब नष्ट हो जाएगा। और अब इसके चारों तरफ ये स्थिति है, ठीक है। और इस ऊस्पोर में बाह्यचोल और अंतःचोल होते हैं, ठीक। उसके बाद ये बाह्यचोल अंतःचोल के बाद ये ऊस्पोर फिर से जाएगा, और अब ये भी जाकर के क्या है, एक नलिका, जनन नलिका बनाने के लिए तैयार है। इसको क्या बोलेंगे, निषिक्तांड, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या हो गया, इसका अंकुरण हो गया, और अंकुरण के बाद अब ये फिर से ऐसा नया माइसीलियम बनाने के लिए तैयार हो गया। तो ये क्या हो गया, लैंगिक जनन, ठीक है। टाइम भी हो गया और ये लाइफ साइकिल भी कंप्लीट हो गया, ठीक। बाकी की कहानी कल। ठीक है मैडम, ठीक है मैडम, चले नहीं क्लास चल रही है यार, किसकी क्लास, तो बंद हो गया, आवाज जा रही है अभी भी? मम्मी को क्या ये क्या